Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Studio. Due to some reasons, some legal reasons, we are not able to take the session, पर अभी हम recorded manner में sessions को आपके सामने रख रहे हैं. So थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ऑफ अगस्त का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली रिकॉर्डेड मैनर में. तो थोड़ी न्यूज ज्यादा रहेगी पर वही सारी न्यूज हम आज कवर करेंगे और फिर कल से डेली बेसिस पे रेगुलरली हम 7 PM पे वीडियो रिलीज करेंगे आपके लिए, जहां पे डेली करंट अफेयर्स की बातचीत होगी. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन त्रिशूल की. ऑपरेशन त्रिशूल टू ब्रिंग बैक द 274 फ्यूजिटिव्स. फ्यूजिटिव्स का मतलब है जो देश छोड़ के भाग गए, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग जो है के, चाहे फिर फाइनेंशियल फ्रॉड हो, मर्डर हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, नार्को टेररिज्म हो, एनी अदर क्राइम हो, टेररिज्म हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस हो. सो अगर आप इंडिया को छोड़ के भाग गए हैं तो उनको इंडिया वापस लाने के लिए, उन उन क्रिमिनल्स को इंडिया में वापस लाने के लिए इस ऑपरेशन त्रिशूल की बात की है. सो नियर अबाउट 274 फ्यूजिटिव्स है फ्रॉम 36 कंट्रीज सिंस 2019. सो ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है, तो इनको इंडिया लाया गया है जो अलग अलग तरीके से. सो ऑब्वियसली इस ऑपरेशन में नीरव मोदी, विजय माल्या को नहीं लाया गया, बट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया. ऑपरेशन त्रिशूल यूजेस सैटेलाइट इमेजरी, सर्वेलेंस इनपुट्स, डिजिटल फुटप्रिंट. तो बेसिकली ये क्रिमिनल्स जो अलग अलग देशों में भाग के चले गए हैं उनको ट्रैक डाउन किया गया और उनको उस कंट्री से डिस्कस करके इंडिया में वापस लाया गया. सो इंडिया ब्रॉट बैक 70 फ्यूजिटिव्स इन 2025 एटलीस्ट 45 फ्यूजिटिव्स बाय जुलाई 2026. ये भी एक पॉइंटर यहाँ पे मेंशन किया गया है. सो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके एंगल में काम करना शुरू किया. तो हमारे देश में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है. इसके अलावा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट भी हमारे पास है. फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट नाम का एक्ट है कि उस एक्ट की भी कई बार बात की जाती. तो इन्हीं एक्ट के तहत हम बेसिकली अलग अलग कंट्रीज से जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने वाले उनको इंडिया वापस लेके आते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं. एक और कंसेप्ट है हमारे पास, भारत पुलिस से इंटरपोल होता है. तो ये भी लॉन्च किया गया है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम कोऑर्डिनेशन करके इन क्रिमिनल्स को ला सके. अब देर है कि विजय माल्या, नीरव मोदी को इन से लोगों को कब लाया जाएगा ये बात अलग है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है रिगार्डिंग ऑपरेशन त्रिशूल. आगे बढ़ते हैं. सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स 10 किलोमीटर माइनिंग बफर टू वेटलैंड. वेटलैंड एरिया आपको पता होगा, रामसार साइट्स 101 रामसार साइट, 101 रामसार साइट अभी इंडिया के अंदर हो गई है. कौन सी 101 रामसार साइट एक बार डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, वैसे मैं थोड़ी देर से वो न्यूज भी कवर करूंगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को एक डायरेक्टिव दिया है कि 10 किलोमीटर माइनिंग बफर जोन अराउंड ऑल द वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व्स इन इंडिया. तो यहाँ पे इनका कहना है कि बफर फर्स्ट अप्लाई टू द आसाम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड टू सिमिलरली प्रोटेक्टेड एरियाज अक्रॉस द कंट्री. तो वेटलैंड एरियाज यहाँ पे वाटर है, लैंड है, दलदल वाली जमीन है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है. तो यहाँ पे लेक्स को, मार्शी लैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए हमारे पास 2017 का रूल है. और 1971 में जो इंटरनेशनल कन्वेंशन था उसे भी इंडिया ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी है. तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज ये बफर जोन रेगुलेशन क्रिएट किया गया. बफर जोन का मतलब बेसिकली होता है कि ये एरिया ऐसा होगा जहां पे ये एक्टिविटीज आपको नहीं देखने को मिलेगी. So 10 kilometer buffer in the case of link to mining restrictions near wetland conservation reserves. तो ये सुप्रीम कोर्ट का अनाउंसमेंट है, तो जो अनाउंसमेंट अभी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा. Now Supreme Court extends third party insurance for new vehicles. तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है फॉर न्यू प्राइवेट कार्स एंड टू व्हीलर्स. अब ये ऑर्डर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है? Basically legal liability to cover injury, death and property damage caused by the caused to a third party. फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी से सपोज किसी और का एक्सीडेंट हो गया, उसको इंजरी हो गई या किसी के घर का नुकसान हो गया, तो आपका इंश्योरेंस वो जो थर्ड पार्टी का नुकसान है वो कवर करेगा. सो ये लीगल लाइबिलिटी आपके लिए प्रोवाइड करता है. सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर ये कंपलसरी नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भी नई गाड़ियां है, जो भी नई व्हीकल्स है, फोर व्हीलर या टू व्हीलर्स, उन सबको मैंडेटरी ये प्रोवाइड किया जाए. फॉर न्यू टू व्हीलर्स मैंडेटरी पीरियड हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 years to 6 years एंड फॉर न्यू प्राइवेट कार्स द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 years to 4 years. वैसे आज के डेट में नॉर्मली जो शोरूम से आप गाड़ी खरीदते हो उसके साथ इंश्योरेंस आपको मिल ही जाता है, वो प्रोवाइड किया ही जाता है, और उसका टाइम फ्रेम इंक्रीज करने की और उसे कंपल्शन करने की यहाँ पे बात की गई है.
Now, the court proposed additional enforcement measure for uninsured vehicles. The measure includes no insurance, no fuel. इसे इंप्लीमेंट किया जाए, ऐसी बात की गई है। तो वाहन नाम का डेटाबेस हमारे पास है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर आपकी गाड़ी के में इंश्योरेंस नहीं है, गाड़ी में अगर इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको फ्यूल भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नो पेट्रोल, नो डीजल, सो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। तो क्योंकि इंडिया में व्हीकल इंश्योरेंस को निकालने के लिए लोग थोड़े से बहुत ढीले तरीके से वर्क करते हैं, उसी का एग्जांपल है, उसीलिए ये पॉइंट मेंशन किया गया है। नाउ पार्लियामेंट पासेस एप्रोप्रिएशन बिल 20। एप्रोप्रिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि पहले उसके ऊपर एक बार बात करते हैं। सो एप्रोप्रिएशन बिल अंडर आर्टिकल 114 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो, बजट जब प्रेजेंट होता है तो बजट में पूरे पैसों का डिस्कशन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ मनी इज बीइंग देयर, क्या क्या पैसा है, क्या पैसा नहीं है, क्या पैसा कहाँ यूज होगा, किस तरीके से होगा। अब बजट में ना एक फाइनेंस बिल होता है और एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है। फाइनेंस बिल में सारे डिस्कशंस होते हैं कि किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ यूज होगा, किस तरीके से होगा। पर एप्रोप्रिएशन बिल बेसिकली वो पैसा विड्रॉ करने का परमिशन होता है, और वो पैसा विड्रॉ कहां से किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सो बेसिकली एप्रोप्रिएशन बिल इज अ विड्रॉल स्लिप। वो विड्रॉल स्लिप ये आपको अथॉरिटी देती है कि आप इस पैसे को विड्रॉ कीजिए फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। एप्रोप्रिएशन बिल ये सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पास होता है। राज्यसभा सिर्फ उसे कंसिडर करती है, सिर्फ उसके ऊपर रिकमेंडेशन देती है, क्योंकि बजट जैसे हम सबको पता है कि बजट इज द परव्यू ऑफ लोकसभा, तो एप्रोप्रिएशन बिल सिर्फ लोकसभा ही पास करेगी। राज्यसभा जो होता है वो केवल 14 डेज के लिए उसके ऊपर डिस्कशन करेगा और कुछ रिकमेंडेशन पास करेगा। तो वही फैक्टर यहाँ पे है। तो जब मैंने आपको हमेशा बताया कि बजट पास होने का मतलब सारा पैसा एक साथ गवर्नमेंट को नहीं मिलता है, वो एप्रोप्रिएशन बिल जिस तरीके से पास होंगे उस तरीके से फंडिंग गवर्नमेंट के पास आएगी। चलो, एक स्टेट की न्यूज है। केरला लॉन्चेस एआई लेड गवर्नेंस इनिशिएटिव। अब केरलाम के अंदर नई गवर्नमेंट है, तो एक बार नए सीएम साहब का नाम केरलाम के बता दीजिएगा। तो इन्होंने एआई डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग सिस्टम इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला कंसेप्ट लॉन्च किया है। So AI-enabled business process re-engineering cell once only document through DigiLocker digital systems, लैंड लिटिगेशन, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, उसके थ्रू इसको इंप्लीमेंट करने की यहाँ पे बात की है। सो एआई इन गवर्नेंस, सो बेसिकली मशीन लर्निंग, एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सबका यूज गवर्नमेंट सर्विसेज को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाएगा। जैसे बाकी भी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पर केरला गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट लेवल पे इसे इंप्लीमेंट करने की बात की है। अब बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेशंस वही थे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है ये अपने रेपो रेट को एज इट इज रखेगी। तो 5 अगस्त को ये आया, मींस आज ही इसे प्रेजेंट किया गया दोपहर में, तो अपना रेपो रेट को अनचेंज रखा है 5.25% पे, जो एक्सपेक्टेशंस थे के। तो ये फोर्थ कंसेक्यूटिव मीटिंग एट दिस लेवल सिंस दिसंबर 2025 जहां पे अनचेंज रखा गया। अब अनचेंज रखने का रीजन सिंपल है, क्योंकि अभी फिलहाल चीजें स्टेबल चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट भी धीरे धीरे सिंपल तरीके से वर्क कर रहा है। अब जैसे वो एक बार स्टेबल हो जाए, फिर कुछ रिफ्लेक्शंस उसके देखने को मिले हमारे इन्फ्लेशन को लेके, जीडीपी को लेके, तब शायद चेंजेस हम कर पाएंगे। सो आरबीआई ऑफ 1934 के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसके अंदर 6 मेंबर्स काम करते हैं, 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ये नॉर्मली मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर रेपो रेट अनचेंज रखा है तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी आपकी अनचेंज रहेगी, एमएसएफ भी आपका अनचेंज रहेगा और बैंक रेट भी आपका अनचेंज रहेगा। ओके, अगर हमारा रेपो रेट जो है वो 5.25 है, तो उसे 0.25% कम स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसमें आरबीआई बैंकों से पैसा लेती है, एमएसएफ जिसमें ओवरनाइट या बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए जब बैंक आरबीआई से लोन लेती है, वो 5.5% पे आपका चला जाएगा, क्योंकि 0.25% का डिफरेंस आपको बेसिकली देखने को मिलता है। Now, IARC classifies 3 medicine as a carcinogen, International Agency for Research on Cancer। ये डब्ल्यूएचओ की एजेंसी, इनके द्वारा 3 मेडिसिन को बोला गया कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है ये कैंसर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इन्होंने मेंशन किया हुआ है दिस 3 मेडिसिन, हाइड्रोक्लोरोथिजाइड, वेरिकोनाजोल एंड ट्रैकोलिमस। दिस 3 मेडिसिन कैन लीड टू कैंसर। ओके, अब ये मेडिसिन का सीन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये बेसिकली मेडिसिन यूज किए जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा, या फिर वेरिकोनाजोल की बात की जाएगी तो एंटी फंगल मेडिसिन है,
के। सो इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे ट्राइकोलोमियस यूज किया जाता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की अगर बात की जाए के, तो उस टाइम पे तो ये मेडिसिन तो सर्जरीज में यूज होंगे। ये मेडिसिन यूजुअली कई बार कॉमन पेशेंट्स भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि एंटी फंगल मेडिसिन में अगर फंगल इन्फेक्शन है तो ये कई बार आपको एडवाइस किया जा सकता है, या फिर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको शायद ये दवाई दी जा सकती है, पर इन दवाइयों से शायद आपको कैंसर हो सकता है, ऐसा WHO की इस IRC का स्टेटमेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सी न्यूज है, और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। एनडीआरएफ के प्रोटोकॉल के अंदर हीट वेव्स और लाइटनिंग को इंक्लूड किया गया। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की प्रोटोकॉल की फोर्स मैं कहूंगा, क्योंकि फंड एंड फोर्स दोनों चीजें काम करती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है, क्योंकि वो फंड वही फोर्स यूज करती है। तो नेचुरल कैलामिटी की जो लिस्ट है, क्योंकि एनडीआरएफ कब काम कर रहा है, जब कैलामिटीज होती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कब काम करेगी, जब डिजास्टर्स होंगे। सो हीट वेव्स और लाइटनिंग को भी अभी डिजास्टर्स के कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया, ऐसा होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है, बिकॉज एनडीआरएफ एसडीआरएफ ये होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। अब आप देख सकते हो बिटवीन 1 मार्च टू 26 जुलाई 4853 हीट स्ट्रोक केसेस हैं इंडिया में के। 20 कंफर्म हीट स्ट्रोक डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र रिपोर्टेड 11 कंफर्म हीट स्ट्रोक डेथ्स के। उसके बाद बाकी भी स्टेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो हीट स्ट्रोक ये ओवर द टाइम बढ़ेगा, और साथ में लाइटनिंग का भी प्रॉब्लम अभी बढ़ रहा है, काफी जगह पे देखने को मिल रहा है, इसीलिए इनको नेशनल डिजास्टर में इंक्लूड किया गया। तो अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का फंड भी यूज कर पाएंगे, और फोर्सेस भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ जाएगी। Now India launches clouded leopard conservation action plan. Clouded leopard ऑलरेडी इंडिया में कंजर्व करते हैं, पर लेपर्ड के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज है। आप यहाँ देख सकते हो इसके बॉडी पे क्लाउडेड तरीके से मार्क्स बने हुए हैं, तो ये फैक्टर यहाँ पे है। द क्लाउडेड लेपर्ड इज अ वाइल्ड कैट स्पीसीज फाउंड मेनली forested habitat of the northeast India and part of south and southeast Asia के IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसे इंक्लूड किया गया है। तो उसी की बात की गई है, उसी के एंगल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी तो और कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एग्जाम के लिए मोर देन इनफ बन जाता है, बस ये फैक्टर याद रखिएगा। आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। गवर्नमेंट प्रपोजेस एमडीआर ऑन द सिलेक्ट यूपीआई पेमेंट्स के। एमडीआर मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इसको रीइंट्रोड्यूस करने की बात की है फॉर सर्टेन डिजिटल पेमेंट मोड्स के। सो ध्यान दीजिए, अभी क्या होता है, जीरो एमडीआर प्रोविजन चल रही है। मींस एमडीआर का मतलब है कि चार्जेस लगेंगे, अभी फिलहाल चार्जेस नहीं लगते हैं, अगर हम डिजिटल पेमेंट या यूपीआई पेमेंट करते हैं उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं। बट यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है 100% ये चीज आ जाएगी, क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर ये बदलाव किए जा रहे हैं। इस बारे में पहले भी कई बार बातचीत हुई है कि शायद यूपीआई पेमेंट्स पे हमें चार्जेस देखने को मिले। गवर्नमेंट ने कई बार इस चीज को मना कर दिया, अब शांति से गवर्नमेंट इसको लेके आई है। So levying charges on online transaction including UPI and RuPay debit card, तो अभी इसे इंट्रोड्यूस, तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट फी पेड बाय द मर्चेंट टू द बैंक और पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर फॉर प्रोसेसिंग कार्ड ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन। अब देखो क्या है, दुकानदार के ऊपर अगर हम चार्जेस लगाएंगे तो दुकानदार ये कॉमन जनता से भी चार्जेस कलेक्ट करेगी, वो अपने जेब से क्यों देगा, अगर उसको अपने जेब से देना ही है तो वो मना कर देगा कि भाई मैं क्यों करूं। ओके, सो द प्रपोज्ड चेंज इज लिंक्ड टू फाइनेंसिंग यूपीआई एक्सपेंशन फॉर क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू मॉडल फॉर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, ऐसा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। The proposed MDR is expected to apply mainly on large merchants. Some reference places the threshold at annual turnover above 50 crore or transactions above 2000, while consumer and small merchants with annual turnover of 1.5 crore are expected to remain exempt. The proposed MDR UPI payment accepted by large is not expected to exceed 0.5% of transaction value. The taxation and other bill is expected to tabled in the फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जिसकी बात अभी की जा रही है। तो आने वाले समय में शायद ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया टारगेट्स 274 गीगावाट पावर कैपेसिटी बाय 2031-32 के। गीगावाट पावर कैपेसिटी, ये इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी हमें करनी है, ऐसा स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आया है के। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट 50% बाय 2030 के फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। ये टोटल कैपेसिटी है जिसमें फॉसिल नॉन फॉसिल दोनों की बात होगी। 874 आउट ऑफ विच 54.18% शुड बी नॉन फॉसिल, जिसमें हम विंड या सोलर या हाइड्रो की बात करेंगे, और बाकी थर्मल एंड
जो न्यूक्लियर है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो टोटल 274 है, आउट ऑफ विच नॉन फॉसिल 54.18% की बात की गई है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है। सेंटर प्रपोजेस रूल्स ऑफ टू व्हील्ड एम्बुलेंसेस। टू व्हीलर एम्बुलेंसेस की फिलहाल बात हो रही है। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है कि टू व्हील्ड एम्बुलेंसेस इन इंडिया इसे इंट्रोड्यूस किया जाए। ये इनका फोकस है, तो उसके रजिस्ट्रेशन, डिजाइन, सेफ्टी, ऑपरेशंस को लेके। टू टू व्हीलर एम्बुलेंस के नॉट करंटली रिकॉग्नाइज एज सेपरेट व्हीकल कैटेगरी, उस सेपरेट व्हीकल कैटेगरी के अंदर नहीं आता, पर उसे सेपरेट व्हीकल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी उठ के उसे क्रिएट ना करे, क्योंकि इसमें इलीगैलिटी काफी बढ़ सकती है, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। Now, IIT Hyderabad launches अनुज्ञान न्यूक्लियर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अनुज्ञान के ये IIT हैदराबाद एंड क्रिम्सन एनर्जी एक्सपर्ट इन्होंने इसको लॉन्च किया। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, बाकी यहाँ पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अनुज्ञान के, अनु इज अबाउट द न्यूक्लियर, सो अनुज्ञान प्रोग्राम की शुरुआत की है अगेन बाय IIT हैदराबाद। दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इंडिया उज्बेकिस्तान टारगेट 3 बिलियन बायलैटरल ट्रेड के। उज्बेकिस्तान और इंडिया दोनों के कॉमर्स मिनिस्टर्स के बीच में डील हुई है कि 3 अगस्त को 3 बिलियन का 3 साल के लिए ट्रेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में रहेगा। एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लोर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये भी बातचीत यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के कॉमर्स मिनिस्टर्स के द्वारा की गई। तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उज्बेकिस्तान के साथ नहीं है, बट इन फ्यूचर हम शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पे बात कर सकते हैं। Uzbekistan is a Central Asian country. Tashkent is the capital of this beautiful country. Som is the currency और उन्हीं के साथ ये डील हमारी साइन हुई है। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एमओयू विद द एसरी इंडिया टू डिफेंस जीआईएस प्रोजेक्ट के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। एसरी इंडिया ये प्राइवेट कंपनी, इनके साथ एक टाई अप हुआ है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, लोकेशन जीआईएस सिस्टम बेसिकली लोकेशंस जो होते हैं ना, तो डिफेंस सेक्टर के लोकेशंस को पिन पॉइंट करने के लिए ये कंसेप्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट की कंपनी, इसलिए मैं इस न्यूज को कवर किया। अगेन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में क्रिएट किया गया, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये फैक्टर याद रखेगा। आगे बढ़ते, आरबीआई अपॉइंट्स मोनिशा चक्रवर्ती एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नई अपॉइंटमेंट है आरबीआई के अंदर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोजीशन पे इनको अपॉइंट किया गया है। शी सर्व एज चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन बिफोर हर एलिवेशन के। नाउ शी इज हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ सुपरविजन, फॉरेन एक्सचेंज, बैंक अकाउंट्स, इन सबका काफी बड़ा और काफी ह्यूज एक्सपीरियंस है। अब इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है कि इनके फंक्शंस और वो सारी चीजें ओवर द पीरियड एंड बताई जाएगी कि शी आल्सो सर्व इनटू द ऑम्बुड्समैन आल्सो, सो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। डीवाई पाटिल ये भारत के कुछ स्टेट से गवर्नर रह चुके, और डीवाई पाटिल आपने यूनिवर्सिटी का शायद नाम सुना होगा अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो। सो इनका रिसेंटली देहांत हुआ। 1991 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। ही वाज अ गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, ही वाज अ गवर्नर ऑफ बिहार आल्सो, एंड वेरी फेमस एजुकेशनलिस्ट, एंड जिनका रिसेंटली देहांत हुआ। He was very active in politics in 1970s, 1980s. Then he took the retirement. Then he was appointed as the governor of Tripura in 2009. Then 2013 Bihar. Then also additional charge of West Bengal. But recently at the age of 90 he died. So education field से इनका काफी बड़ा नाता रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैन्स एनालॉग पनीर फॉर 1 ईयर। महाराष्ट्र में आजकल जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है काफी स्ट्रांगली काम कर रहा है। वन ऑफ द वेरी फेमस आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे, और इन्होंने जो एनालॉग पनीर है उसके ऊपर बैन लगा दिया, बिकॉज एक्चुअल पनीर की जगह ये एनालॉग नॉन डेयरी पनीर बेचा जाता है, जो काफी डेंजरस भी है। तो ट्रेडिशनल पनीर इज अ मिल्क बेस्ड पनीर, ओके, बट ये बाकी चीजें डाल के या बाकी वेजिटेबल ऑयल से, स्टार्च से इसे क्रिएट करते, तो इसके ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया गया है और काफी एक्शन फिलहाल ली जा रही है। इंडिया अचीव्स नियर यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज फॉर इनहैबिटेड विलेज के। सो रिसेंटली डेटा है कि 99.92% ऑफ द इनहैबिटेड विलेज सर्व एज अ बैंकिंग आउटलेट विद इन 5 किलोमीटर रेडियस। सो वी आर ऑलमोस्ट 100%। सो जनधन दर्शक ऐप
के जो बैंक्स के द्वारा यूज होता है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है कि जो इनहैबिटेड विलेजेस है, जहाँ पे बहुत कम लोग या जहाँ पे सारी सर्विसेज नहीं, उसके 5 किलोमीटर्स के अराउंड के रेडियस में भी बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल है। कुछ ना कुछ अवेलेबल है, आइदर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अवेलेबल है, या फिर बिजनेस करस्पॉन्डेंट अवेलेबल है, या बैंक की ब्रांचेस है। So India has 6 lakhs inhabited villages. 6 lakh of them were covered by the bank branches correspondent Indian Post Payment Bank. अगर ये 100% होता है तो obviously India will be very very good when it comes to financial inclusion. Now, government proposes mandatory vehicle-to-vehicle communication from 2028. Vehicle-to-vehicle communication means एक vehicle से दूसरे vehicle के without phone के ये vehicle-to-vehicle communication वाला system यहाँ पे create करने की बात की जा रही है, जिसका proposal दिया कि 2028 तक इसे implement किया जाए। Okay, so V2V wireless system that allows vehicles to exchange data in real time. The data includes speed, position, directions, braking status. तो कई बार होता है ना कि आपको टर्न लेना है तो आप पीछे वाले व्हीकल्स को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दो, उनको ऑलरेडी बता दो, क्योंकि कई बार इंडिकेटर्स नहीं चलते, इंडिकेटर्स नहीं दिए जाते हैं, तो एक्सीडेंट्स या बाकी जो मिसकम्युनिकेशन से उनको रोकने के लिए ये इंफॉर्मेशन लाई गई है। कैटेगरी एल व्हीकल्स इंक्लूड टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स अंडर द Indian vehicle classification. Category M includes the passenger vehicles, four wheelers. Category N includes the good vehicles, जो ट्रक या फिर जो सामान ले जाने के लिए vehicles होती है, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। ग्लॉ लेक becomes अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट रामसार साइट एंड इंडियाज 101। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि रामसार साइट्स की लिस्ट में 101 नंबर पे अभी अरुणाचल प्रदेश की ये ग्लॉ लेक आ चुका है, ये ध्यान रखेगा। So one of the very very important कामलांग टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न हिमालय लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है और इसको इंक्लूड किया गया। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला साइट है जो रामसार के अंदर है। रामसार इज अ प्लेस इन ईरान जहां पे कन्वेंशन हुआ था 1970s में। इंडिया 1982 में इसका पार्ट बना है एंड नाउ 101 रामसार साइट्स हमारे पास है। विली वॉल्श फाइनली इंडिगो के नए सीईओ बने। ये अनाउंसमेंट बहुत पहले की गई थी, ये अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी कि क्योंकि मार्च मंथ में पीटर एल्बिस ने रिजिग्नेशन दे दिया था इंडिगो के उस केओस के बाद। अब यहाँ पे नए सीईओ ने फाइनली अपना चार्ज ले लिया है, सो ही विल बी द न्यू सीईओ और ही इज द न्यू सीईओ ऑफ दिस। विली वॉल्श ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, जो जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है, इसके डायरेक्टर जनरल ये रह चुके हैं 31 जुलाई अभी तक। अब डायरेक्टली इंडिगो के अभी हेड बन रहे हैं, तो काफी ह्यूज एक्सपीरियंस यहाँ पे रहेगा। इंडिया प्लान्स 45,000 करोड़ रेलवे अपग्रेड अलोंग द चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर। तो रेलवे लाइंस को डालने के लिए हमारे बॉर्डर एरियाज में इंडियन गवर्नमेंट 45,000 करोड़ स्पेंड कर रही है। सो इंप्लीमेंटेशन ओवर नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। ऑब्वियसली पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यहाँ पे मेजरली फोकस में रहेंगे। आंध्र प्रदेश ऑस्ट्रेलिया साइन एमओयू फोर एमओयूज फॉर द क्लीन एनर्जी। आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप किया है, स्पेशली न्यू साउथ वेल्स एंड आईआईटी तिरुपति, इनका भी टाई अप हुआ है, मींस यूनिवर्सिटीज के भी टाई अप है फॉर एजुकेशन, मेंटल हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के। In that angle, these agreements were signed recently with Australia and आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ध्यान रखेगा। आईआरडीए टाइटन्स अप्रूवल रूल्स फॉर इंश्योर ओनरशिप चेंज के। आईआरडीए ने इंश्योर ओनरशिप क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है के उसके रजिस्ट्रेशंस, उसके शेयर होल्डिंग के, या फिर एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस करती है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर चेंज हो जाता है, तो उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ पे इंप्लीमेंट किए गए हैं। The revised frameworks require prior approval from the shareholding changes as the key threshold 5%, 10%, 25, 50, 75%. Also when the investor become the single largest shareholder. तो परमिशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। पहले बिना परमिशन, बिना इन्फॉर्म करते हुए ये होता था, पर अभी परमिशन विल बी द मस्ट फैक्टर। एनएसए हमारे देश के अजीत दोवल साहब को लोकमान्य तिलक अवार्ड से 1 अगस्त को नवाजा गया। ये इंफॉर्मेशन वैसे आपको ऑलरेडी होगी, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था जब ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो अमित शाह सर के हाथों से पुणे, जो लोकमान्य तिलक साहब का बर्थ प्लेस है जहां पे इन्होंने काम किया, उनकी डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे ये अवार्ड दिया गया। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड वन ऑफ द वेरी फेमस अवार्ड जो है, उसी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा। ओके,
सो आई होप देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। लास्ट न्यूज पे आते हैं, जीएसटी कलेक्शन का डेटा कि 2.11 लाख करोड़ इन जुलाई 2026। तो इट इज वेरी ह्यूज कलेक्शन जो जुलाई के अंदर हुआ है। लास्ट टाइम इट वाज ओनली 1,83, ये 2,11,000 करोड़ है। तो काफी ह्यूज कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अप्रैल जो हमेशा से स्ट्रॉन्गर होता है, उसके बाद जुलाई काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 1.09 लाख करोड़ का टैक्स डिवैल्यूएशन, जो पैसा बेसिकली टैक्स डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये टैक्स का हिस्सा होता है स्टेट का, स्टेट की हिस्सेदारी होती है टैक्स के अंदर, तो वही पैसा ये ट्रांसफर किया गया, यही पैसा प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज, आज की मीन्स 2-3 दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज। 7 बजे हमारा एवरीडे वीडियो आएगा जिसमें अभी हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी इंक्लूड करेंगे, प्लस पीआईबी न्यूज और बाकी न्यूज भी रहेगी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।